स्टूडेंट वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 10, जीवों में श्वसन। ठीक है। वन डे बूजो वाज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स who were coming to the town after a year। एक दिन बूजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक साल के बाद शहर आ रहे थे। मतलब एक साल के बाद बूजो के दादा दादी शहर आ रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए बूजो बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। ही वॉज इन a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes। वो बहुत तेज भागा और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। He was breathing rapidly। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, यानी कि उसकी सांस तेजी से चल रही थी, ब्रीथिंग रैपिडली। हिज ग्रैंडमदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीथिंग सो फास्ट। उसकी दादी जी उससे पूछती हैं कि तुम इतनी तेजी से सांस क्यों ले रहे हो या हाँफ क्यों रहे हो। आप भी हाँफने लग जाते हैं ना, जब कभी तेज दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद में आप देखते हैं कि फिर आप थोड़ी देर बाद में आपकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, उसको हम हाँफना कहते हैं। तो आप भी हाँफने लग जाते हैं। बूजो told her that he came running all the way। बूजो ने बताया कि वह पूरे रास्ते दौड़ता हुआ आया है। But the question got stuck in his mind। लेकिन उसके दिमाग में एक प्रश्न टकराया। He wondered why running makes a person breathe faster। वो इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि तेजी से भागने पर सांसें तेज क्यों चलने लग जाती हैं। द आंसर टू बूजोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। तो बूजो के इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें समझना होगा वाई वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग श्वसन का एक भाग है। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। आइए चलिए रेस्पिरेशन या श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। Why do we respire? हम श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं। In chapter 2 you learn that all organisms are made up of small microscopic unit called cell। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा कि सभी ऑर्गेनिज्म एक सूक्ष्म इकाई से बने हुए होते हैं, जिसे हम सेल, कोशिका कहते हैं। ये सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। ईच सेल of an organism perform certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। प्रत्येक कोशिका निश्चित कार्य करती है, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, सबके अपने अपने निश्चित कार्य होते हैं। जैसे उनमें से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उनका काम होता है न्यूट्रिशन का, यानी पोषण का, और कुछ का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, और कुछ एक्सक्रीशन में काम आती हैं, उत्सर्जन में, तो कुछ रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, यानी कि प्रजनन में। ठीक। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। अब ये सभी क्रियाकलाप करने के लिए कोशिकाओं को एनर्जी की जरूरत होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे हमें क्या करते हैं, हम जब काम करते हैं तो हमें खाने की जरूरत होती है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी आती है किसी भी काम करने के लिए। अब कोशिकाओं के पास देखिए कितना सारा काम है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो उनको भी एनर्जी की जरूरत होगी। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं, स्लीपिंग एंड रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी,
जब हम खाना खाते हैं, सोते हैं या पढ़ते हैं, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्यों आपके पेरेंट्स आपको बार बार कहते हैं कि खाना सही समय पे खाया करें? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, खाने के अंदर ऊर्जा होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जो कि रेस्पायरेशन के दौरान रिलीज होती है। खाने के अंदर ऊर्जा होती है जो रेस्पायरेशन के दौरान रिलीज होती है। आ रहा है बच्चों समझ में? Therefore all living organisms respire to get energy from food, इसीलिए सभी जीव श्वसन करते हैं एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, खाने से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए सभी जीव श्वसन करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान, वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा को अंदर की तरफ लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, आप जानते हैं हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम सांस बाहर निकालते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इसको कहते हैं हम रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन में 2 प्रोसेस होते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन में सांस अंदर की तरफ लिया जाता है, जिसमें हम हवा को अंदर की तरफ लेते हैं, तो हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारी बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है। फिर ब्रीथ आउट में क्या करते हैं हम, जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन is transported to all parts of the body and ultimately to use cell। देखिए, जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है हमारी बॉडी के सभी भागों में, सभी बॉडी के सभी भागों में और ईच सेल में और प्रत्येक कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इन द सेल, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन, इन द एयर, और ये जो हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, ये हेल्प करती है भोजन को तोड़ने में। ठीक है, ये जो हम रेस्पायर कर रहे हैं, यानी कि हमने जो ब्रीथ इन किया है, तो इसके अंदर जो एयर हमने अंदर की तरफ ली है, उस एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन हमारे क्या काम करती है, हमारा जो फूड होता है ना, उस फूड को ब्रेक कर देती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। तो वह प्रक्रिया जिसके दौरान खाने को कोशिकाओं के अंदर तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, प्रक्रिया, भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं में एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। कोशिकीय श्वसन सभी ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water। कोशिकाओं के अंदर खाना टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। When break down the glucose, और जब ये ग्लूकोज में टूटता है, occurs with the use of oxygen is called aerobic respiration। देखिए, जब ये ग्लूकोज में टूट जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन या वायवीय श्वसन। ठीक है, फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड जो होता है बिना ऑक्सीजन के हेल्प के भी टूट जाता है, कोशिकाओं में फूड बिना ऑक्सीजन के हेल्प के भी टूट जाता है, जिसको बोलते हैं हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन या ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन।
यानी कि जहाँ पर वायु की प्रेजेंसी में, एयर की प्रेजेंसी में भोजन टूटता है, फूड टूटता है, तो उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पायरेशन या वायवीय श्वसन। और जहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंसी के फूड टूटता है, खाना टूटता है, उसको हम बोलते हैं हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन या अवायवीय श्वसन। ठीक है, एनर्जी दोनों ही केस में रिलीज होगी। देखते हैं जी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, ग्लूकोज इन द प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी रिलीज करता है। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन एब्सेंसी ऑफ एयर। आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एयर की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एनॉर्ब्स, इनको एनॉर्ब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये एनर्जी को एनएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा प्राप्त करते हैं। इन द एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। देखिए, वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो हमारा फूड है, ग्लूकोज है, वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट जाता है। ये आपको रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। ये है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड यानी कि ग्लूकोज आपका टूटेगा किसमें, अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा। और जब बात करें हम एरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि एयर की प्रेजेंसी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। ये एनारोबिकली यानी कि अवायवीय श्वसन के द्वारा रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं। इनमें जो श्वसन पाया जाता है वो एनारोबिक पाया जाता है, यानी अवायवीय पाया जाता है, और उसी के दौरान ये अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसीलिए इनका इस्तेमाल वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। वही वाइन और बियर जिसको पीते हैं लोग। ठीक है। आवर मसल सेल कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ना, मस्कुलर कोशिकाएं जो होती हैं, मसल्स की जो सेल होती हैं, वो भी एनारोबिकली यानी कि अवायवीय रेस्पायरेशन उनमें भी पाया जाता है। बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए उनमें भी एनारोबिकली रेस्पायरेशन पाया जाता है। व्हेन देयर इज ए टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब उनमें टेम्परेरी यानी कि केवल कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, जब हमारी कोशिकाओं में, मसल्स की कोशिकाओं में, तो तब हमारी मसल्स की कोशिकाओं में भी एनारोबिक रेस्पायरेशन पाया जाता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अब जैसे हम बात करें, जब आपने हैवी एक्सरसाइज के लिए फास्ट रनिंग की है, साइकिलिंग की है, वॉकिंग की है, मैनी आवर्स ऑफ और हैवी वेट लिफ्टिंग, और बहुत समय के लिए आपने वॉकिंग कर रहे हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग की है, आपने बहुत ज़्यादा भार उठाया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो नियमित होती है, यानी कि लिमिटेड है ऑक्सीजन। आपने जो रेस्पायरेशन किया है वो आपने जितना रेस्पायरेशन आप नॉर्मली करते हैं उतना ही आपने रेस्पायरेशन किया है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड है। लेकिन आज आपने वर्क बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो जिसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपके अंदर एनर्जी को ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। देन एनारोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस। तो उस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है कि आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज इन एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स के अंदर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनती है। ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है कि आप जब तेज़ी से भागें, मान लीजिए आज आपने वेट उठाया, काफ़ी वेट उठाया, वेट लिफ्टिंग की है,
या आप भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, चलिए रनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। आप रनिंग कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ में, तो रनिंग करने के बाद में एक तो आपकी जो ब्रीथिंग जो होगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, आपकी सांस जो होगी वो तेज़ तेज़ चलेंगी, हाँफने लगेंगे आप, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरा करनी है। फिर हमारी जो मसल्स की कोशिकाएँ हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो अब उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी मसल्स की कोशिकाओं में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके दौरान बनता है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड वही होता है जब हम कहते हैं ना आज तो टांगें हमारी दुख रही हैं, वो टांगें किस वजह से दुख रही हैं, वो लैक्टिक एसिड की बनने की वजह से दुख रही हैं। तो आप कहते हैं ना आज हमने वेट उठाया तो आज मेरी जो बाहें हैं इन बाहों में मोच आ गई है या पैर में मोच आ गई है, आप इस तरीके से कहते हैं ना, तो वो सब क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसलिए वहाँ पे आपको दर्द हो रहा होता है हल्का हल्का। चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गॉट मसल्स क्रम्प। देखिए आप जो मोच आ जाती है मसल्स में हैवी एक्सरसाइज के दौरान, तो क्या आप इसके बारे में जान कर कभी आश्चर्य हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। द क्रम्प अकर्स व्हेन मसल्स सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये जो मोच आ जाती है ना, क्रम्प हो जाती है, अकड़ जाती हैं हमारी मसल्स, तो इसकी वजह जो होती है यहाँ पे जो कोशिकाएं होती है एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज यहाँ पे टूटेगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रम्प। और लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण ही मसल्स में क्रम्पिंग आ जाती है, यानी कि अकड़न आ जाती है, मोच आ जाती है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रम्प आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और मसाज। और हमको मोच से तब राहत मिलती है जब हम या तो गर्म पानी में नहा लें या मसाज करें। जहाँ आपकी चोट लगी है तो आप कहते हैं गर्म पानी में आप अपने पैर को सेक लें, पैर को सेकने के लिए बोला जाता है गर्म पानी में सेक लें, या मसाज करें अपने पैरों की, तो वो इसीलिए बोला जाता है ताकि जो क्रम्प है वो हट जाए, यानी कि लैक्टिक एसिड जो होगा वो डिफ्यूज़ हो जाए। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो। तो क्या आप गैस कर सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब आप गर्म पानी से नहाएंगे या आप क्या काम करेंगे, आप मसाज करेंगे, ठीक है, मालिश करेंगे, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स के अंदर बढ़ेगी, और द इंक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई रिजल्ट द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसकी वजह से जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में बना हुआ है वो टूट जाएगा पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। बच्चों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, बाय।